Dear students, let's recall few concepts we have already discussed. First of all, note that this is the notation to say that some subset of a group is subgroup of that particular group is a notation for being a subgroup. तो ये सब ग्रुप होने के लिए नोटेशन हमने अडॉप्ट कर रखी है. सेकेंडली, हमने इस बात को डिस्कस कर रखा है कि इफ़ जी इज़ अ ग्रुप and A is subgroup of G, B is subgroup of G, then हम इन दोनों सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं. देन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सब ग्रुप्स A and B is given by AB such that A belongs to A and B belongs to B. तो ये प्रोडक्ट जो है ना, आपको ग्रुप जी के कोई दो सबसेट दे दिए जाएं तो भी आप डिफाइन कर सकते हैं. बट एनीवे, अगर किसी ग्रुप जी के कोई दो सब ग्रुप दे दिए जाएं तो हम उन दोनों सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से. हमने ये बात भी नोट कर रखी है कि इफ़ A इज़ इक्वल टू B देन A का जो A के साथ प्रोडक्ट है A मल्टीप्लाइड विद A, हम मल्टीप्लिकेशन की टर्म यूज़ करेंगे फॉर द बाइनरी ऑपरेशन. वैसे तो आप जानते हैं वी डिनोट इट बाय जक्सटापोजिशन का हम बाइनरी ऑपरेशन को शो नहीं करते, लेकिन वी विल यूज़ द टर्म मल्टीप्लिकेशन फॉर द बाइनरी ऑपरेशन. इफ़ A इज इक्वल टू B देन A मल्टीप्लाइड विद A को हम A स्क्वेयर इस तरह से लिखा करेंगे. और अगर हम 3 टाइम्स A मल्टीप्लाइड विद A वी कैन राइट इट A रेज टू पावर 3. सो दिस इज आवर नोटेशन अगेन. Also we have discussed this thing already. In fact, we have proved that if G is a group and H is subgroup of G, then अगर आप H को H के साथ मल्टीप्लाई करें तो H स्क्वेयर विल बी इक्वल टू H. ये बात हमने प्रूव कर रखी है. एक चीज़ जो हमने इससे पहले प्रूव तो नहीं की, लेकिन किसी हद तक हम इस बात को जानते हैं, हम इसे बाकायदा प्रूव कर लेते हैं कि इफ़ G इज़ अ ग्रुप एंड A इज़ अ सबसेट ऑफ G, if G is a group and A is a, ये मैं सबसेट लिख रहा हूँ, मुमकिन है ये सब ग्रुप हो लेकिन हम वी आर टेकिंग इट एज सबसेट. So if G is a group and A is subset of G, let me write it clearly. A is subset of G such that ये फ़र्ज़ कीजिए एक ऐसा सबसेट है कि इसका स्क्वायर जो है वो A के बराबर है. तो देन हम ये बात नोट करते हैं कि देन A इज़ क्लोज्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन. क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन का मल्टीप्लिकेशन कह रहे हैं, दिस इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. और इसे हम बाकायदा प्रूव कर लेते हैं. टू सी दिस, ये बात देखने के लिए कि ऐसा है, आप यूं कीजिए कि आप A के कोई दो एलिमेंट्स ले लीजिए XY. तो लेट XY बिलोंग टू A. देन
अगर x भी a को बिलोंग करता है, y भी a को बिलोंग करता है, तो जब हम x और y को आपस में ऑपरेट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट a मल्टीप्लाइड विद a को बिलोंग करना चाहिए। एंड देयरफॉर x और y का प्रोडक्ट जो है ये ए स्क्वेयर को बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि हम a मल्टीप्लाइड विद a को a स्क्वेयर लिख रहे हैं। लेकिन हमें कंडीशन जो दी गई है वो ये है कि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए, बट ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए, देयरफॉर एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है ये फिर ए को बिलोंग करेगा, क्योंकि ये ए स्क्वेयर को बिलोंग करता है, ए स्क्वेयर ए के बराबर है, देयरफॉर एक्स और वाई का प्रोडक्ट बिलोंग्स टू ए। तो ये बात हमने प्रूव कर दी कि अगर एक्स और वाई ए को बिलोंग करते हैं तो इनका प्रोडक्ट भी ए को बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर ए इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो किसी सबसेट को अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड प्रूव करना हो, किसी ग्रुप के किसी सबसेट को, तो इतना काफ़ी है कि आप उसका स्क्वायर उसी सबसेट के बराबर प्रूव कर दीजिए, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। एंड नेक्स्ट वी रिकॉल दैट वी हैव proved a theorem which is called first isomorphism theorem in our previous session. So let me recall the theorem, first isomorphism theorem. First isomorphism theorem. इस थ्योरम को हम दो फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं। एक तो यूं था कि अगर हमें कोई ग्रुप एपिमॉर्फिज्म दे दिया जाए, इफ f from G to G prime is an epimorphism, मैं रिकॉल करा दूँ एपिमॉर्फिज्म a group homomorphism which is on to. So epimorphism is a group homomorphism which is on to. So if f from G into G dash or G prime is an epimorphism, then हमने ये बात प्रूव कर रखी है कि अगर आप डोमेन वाले ग्रुप G को इस एपिमॉर्फिज्म के कर्नल के साथ, जो कि G का नॉर्मल सब ग्रुप है, ये फैक्टर ग्रुप बनाएं, तो ये फैक्टर ग्रुप जो है ये को डोमेन वाले ग्रुप G डैश के आइसोमॉर्फिक होगा। सो दिस इज फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम कि अगर आपको ग्रुप G से ग्रुप G डैश तक एपिमॉर्फिज्म दे दिया जाए और आप ग्रुप G को उस एपिमॉर्फिज्म के कर्नल से फैक्टर करें, फैक्टर ग्रुप बनाएं, तो ये फैक्टर ग्रुप जो है ये को डोमेन वाले ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। सो दिस इज फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ये इसकी एक फॉर्म है। इसको हमने थोड़ा सा एपिमोनोफैक्टराइजेशन डिस्कस करने के बाद थोड़ा इसे रीफ्रेज किया था। सो लेट मी राइट दैट रीफ्रेजल एज वेल। And secondly, we have rephrased that in this way, that if f from G into G dash is a group homomorphism, if f from G into G dash is a group homomorphism,
अब नोट कीजिएगा हम यहाँ पर एपीमॉर्फिज्म नहीं कह रहे, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कह रहे हैं। तो देन G factored with kernel of F is isomorphic with FG। FG जो है वो G का इमेज है इन G डैश। ये बातें हम लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि अगर हमें कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दे दिया जाए तो उस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के अंडर डोमेन वाले ग्रुप का इमेज को डोमेन वाले ग्रुप का सब ग्रुप होता है। तो अगर हमें एपीमॉर्फिज्म की बजाय ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दिया जाए फ्रॉम G to G डैश, देन G factored with kernel of this group homomorphism is isomorphic with image FG। So this is another form of first isomorphism theorem. Having done that, we come to second isomorphism theorem. So let's come to second isomorphism theorem. Second isomorphism theorem. So let me state the theorem first. Let G be a group. Let G be a group. N be normal subgroup of G. A is an other normal subgroup of G, maybe same anyway. So let G be a group, N be normal subgroup of G, A be normal subgroup of G, such that कंडीशन ये है कि ये जो N है इसे A का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए और A को तो हमने कहा है कि ये G का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो देन वी हैव टू प्रूव दैट अगर हम G का फैक्टर ग्रुप बनाएं विद N और फिर हम A का फैक्टर ग्रुप बनाएं, A को फैक्टर करें अगेन विद N और इन दोनों फैक्टर ग्रुप G फैक्टर N को हम फैक्टर करें A फैक्टर N के साथ, तो ये ग्रुप जो है ये आइसोमॉर्फिक होगा G फैक्टर A इस ग्रुप के। सो लेट मी से इट अगेन, अगर हम G को फैक्टर करें N के साथ या G फैक्टर N ये क्वोशिएंट ग्रुप बनाएं, फिर A को फैक्टर करें N के साथ या A फैक्टर N ये क्वोशिएंट ग्रुप बनाएं और G फैक्टर N क्वोशिएंट ग्रुप को A फैक्टर N क्वोशिएंट ग्रुप के साथ फैक्टर करें, यानी कि इसका क्वोशिएंट ग्रुप इसके विद रिस्पेक्ट टू बनाएं, तो दिस ग्रुप विल बी आइसोमॉर्फिक विद G फैक्टर A। सो लेट्स प्रूव दैट। इसके प्रूफ के लिए हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम G फैक्टर N में से स्ट्रक्चर लिख देता हूँ पहले, स्ट्रक्चर ऑफ प्रूफ। उसी ये का आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने क्या कुछ करना है। सो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि वी डिफाइन, हम एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन, इनफैक्ट हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, इस फंक्शन को आप f कह लीजिए। तो हम एक फंक्शन f डिफाइन करेंगे फ्रॉम G फैक्टर N से लेकर G फैक्टर A तक। उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि वी शैल प्रूव दैट दिस फंक्शन इज वेल डिफाइंड, दिस फंक्शन इज group homomorphism and this function is epimorphism, and then we shall prove that
then we shall prove that हम प्रूव करेंगे नंबर 1 f is well defined, सेकेंडली हम प्रूव करेंगे f is ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, और फिर हम प्रूव करेंगे कि f is एपीमॉर्फिज्म। Having done that, then we will apply, तीसरे स्टेप में we shall apply first isomorphism theorem, to f, क्योंकि हम प्रूव कर चुके होंगे कि f जो है वो ग्रुप एपीमॉर्फिज्म है, तो इस पर फिर हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम अप्लाई करेंगे एंड ऑब्टेन। अब देखिए फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम ये कहता है कि अगर डोमेन वाले ग्रुप को आप फैक्टर करें ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के कर्नल के साथ, कर्नल ऑफ एफ, तो ये जो क्वोशंट ग्रुप है ये को डोमेन वाले ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा, जी फैक्टर ए। सो हैविंग डन दैट, फिर हम प्रूव करेंगे, देन वी विल प्रूव दैट, then we shall prove that फिर हम प्रूव करेंगे कि कर्नल ऑफ एफ जो है वो, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ए फैक्टर एन। तो कर्नल ऑफ एफ की हम प्रूव करेंगे कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ए फैक्टर एन, और फिर कर्नल ऑफ एफ की जगह हम ए फैक्टर एन लिख देंगे, सो दैट वी ऑब्टेन यहाँ ए फैक्टर एन लिख देंगे तो ये फिर बन जाएगा जी फैक्टर एन फैक्टर ए फैक्टर एन इज आइसोमॉर्फिक विद जी फैक्टर ए। तो ये स्टेप्स हैं जो हम प्रूफ के लिए हम करेंगे। सबसे पहले हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, उस फंक्शन को हम वेल डिफाइंड प्रूव करेंगे, उसे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे, उसे एपीमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे, फिर फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम अप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द रिजल्ट। सो लेट्स कम टू प्रूफ। So this was just structure of proof. So now we come to proof. तो सबसे पहले तो we will define a function. So we define function हमने डिफाइन करनी है from g factor n to g factor a. So we define this function by तो g फैक्टर n से g फैक्टर a तक हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। भाई आप नोट कीजिए g फैक्टर n के जो एलिमेंट्स हैं वो n के लेफ़्ट को, हम चूँकि लेफ़्ट कोसेट्स ले रहे हैं तो g फैक्टर n के एलिमेंट जो हैं वो n के लेफ़्ट कोसेट्स होंगे। तो हमने n के लेफ़्ट कोसेट पर f का इफ़ेक्ट देखना है। सो n का लेफ़्ट कोसेट आप xn कह लीजिए, तो इस पर जो हमने f का इफ़ेक्ट देखना है वो रिज़ल्ट होना चाहिए g फैक्टर a का एलिमेंट, g फैक्टर a के एलिमेंट्स a के लेफ़्ट कोसेट्स होंगे।
तो वी डिफाइन एफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स ए. सो दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन एफ. तो आप जी फैक्टर एन के लेफ्ट कोसेट पर जब एफ को अप्लाई करेंगे तो जी फैक्टर ए का ये लेफ्ट कोसेट एक्स ए जवाब आएगा. सो हैविंग डिफाइंड दिस फंक्शन, अब हम प्रूव करते हैं कि एफ इज़ वेल डिफाइंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने स्ट्रक्चर दिया था उसके मुताबिक वी शैल प्रूव दैट एफ इज़ वेल डिफाइंड. So we shall prove that f is well defined. We shall establish that f is well defined. किसी फंक्शन को वेल डिफाइंड प्रूव करने के लिए आप यूं करते हैं कि डोमेन के कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं जो आपस में बराबर हों और प्रूव करते हैं कि उन दोनों एलिमेंट्स पर फंक्शन का इफेक्ट भी सेम ही आता है. सो वी शैल प्रूव दैट एफ इज़ वेल डिफाइंड. फॉर दिस सपोज दैट फर्ज करें कि हम कोई दो एलिमेंट्स एक्स एन और वाई एन हम अगर ले लें जी फैक्टर एन को बिलोंग करते हुए, और ऐसा हो जाए कि एक्स एन और वाई एन आपस में बराबर हैं. तो फ़र्ज़ कीजिए कि जी फैक्टर एन के कोई दो एलिमेंट्स एक्स एन और वाई एन जो है वो आपस में बराबर हैं. हमने प्रूव करना है कि एफ़ का इन दोनों पर इफ़ेक्ट भी आपस में बराबर होगा. पहले ये बात नोट कीजिए कि अगर एक्स एन वाई एन आपस में बराबर हैं तो फिर ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, तो ये जो एलिमेंट वाई है ये बराबर होगा एक्स मल्टीप्लाइड विद यू वेर यू बिलोंग्स टू एन. लास्ट टाइम यहाँ के था और हमने इस बात को डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल के साथ. सो इफ़ एक्स एन इज़ इक्वल टू वाई एन देन वाई इज़ इक्वल टू एक्स यू वेर यू बिलोंग्स टू एन. एंड देयरफॉर अब हम वाई एन पर एफ अप्लाई करते हैं. तो देयरफॉर एफ ऑफ वाई एन इज इक्वल टू, एफ की डेफिनेशन ये है कि आपने इस कोसेट वाई एन को इस कोसेट वाई ए लिख लेना है, वाई ए. एंड दिस इज इक्वल टू, अब वाई जो है वो एक्स यू के बराबर है. सो एक्स यू ए एंड यू कैन राइट इट एज एक्स यू ए. अब ये बात नोट कीजिए कि ये एलिमेंट u जो है वो बिलोंग करता है, बट u बिलोंग्स टू n. एंड आप थ्योरम की स्टेटमेंट में ये बात नोट कीजिए कि हमने थ्योरम की स्टेटमेंट में हमें ये कंडीशन गिवन है कि n a का सब ग्रुप है और a g का सब ग्रुप है. सो नोट दैट n इज सब ग्रुप ऑफ a and n is subgroup, not a subgroup but anyway n is subgroup of a. अब u n को बिलोंग करता है, n a का सब ग्रुप है, therefore ये एलिमेंट u जो है ये a को भी बिलोंग करेगा. और ये बात आप जानते हैं कि जब किसी सब ग्रुप के एलिमेंट के साथ वो सब ग्रुप का कोसेट लेते हैं तो जवाब वही सब ग्रुप आता है. तो therefore ये जो यू ए कोसेट है इसका जवाब ए ही आएगा क्योंकि यू ए को बिलोंग करता है. एंड देयरफॉर अब ये रिज़ल्ट आप यहाँ लिख दीजिए इसमें. तो देयरफॉर एफ वाई एन इज इक्वल टू
एफ वाई एन इज इक्वल टू एक्स यू ए हमने लिखा हुआ है, और यू ए हम जानते हैं ए के बराबर आ जाता है। दिस इज इक्वल टू एक्स ए, और एक्स ए जो है ना ये बाय आवर डेफिनेशन इज इक्वल टू एफ एक्स एन। तो देखिए हमने प्रूव कर दिया कि एक्स एन पर एफ का इफेक्ट वही है जो वाई एन पर एफ का इफेक्ट है। तो देयरफॉर एफ एक्स एन इज सेम एज एफ वाई एन, एंड देयरफॉर एफ इज वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइन का स्टेप हमें करना पड़ता है जब हम एक ऐसे सेट पर फंक्शन डिफाइन करें जो या तो कोशेंट ग्रुप हो या फिर इक्विवेलेंस क्लासेस का सेट हो। तो वी हैव टू डू दिस स्टेप इन फैक्ट। सेकेंडली, हमारी स्कीम के मुताबिक जो हमने डिस्कस किया था, वी शैल प्रूव दैट एफ इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। नाउ वी शैल प्रूव दैट F is group homomorphism. ग्रुप होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए आप स्टेप्स जानते हैं कि हमें कोडोमेन के कोई दो एलिमेंट्स लेने होते हैं। हम कोई दो एलिमेंट्स हमें डोमेन के कोई दो एलिमेंट्स लेने होते हैं। मैंने कोडोमेन कह दिया, हमें डोमेन के कोई दो एलिमेंट्स लेना होते हैं। तो ये दो एलिमेंट्स आप ले लीजिए, लेट एक्स एन and yn, these two elements belong to G factor n। देन अब हम प्रूव करेंगे कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उस पर f का इफ़ेक्ट जो है वो उन दोनों एलिमेंट्स के अलग अलग इमेजेस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। सो देन पहले तो हम xn और yn इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो भी बाइनरी ऑपरेशन है वो अप्लाई कर देते हैं, और इस प्रोडक्ट पर हम इस फंक्शन को अप्लाई करते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू, फंक्शन अप्लाई करने से पहले आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, और आप जानते हैं कि कोसेट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आप एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर आप इसका कोसेट एन के साथ ले लेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू, अब एफ का इफेक्ट आप जानते हैं कि आपने सिर्फ एन को ए से रिप्लेस कर देना है। सो दिस इज इक्वल टू एक्स वाई का कोसेट ए के साथ। अब कोसेट की मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, सो कोसेट की मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन अप्लाई कीजिए। तो दिस इज इक्वल टू एक्स ए मल्टीप्लाइड विद वाई ए, और एक्स ए बाय डेफिनेशन एफ एक्स एन है। सिमिलरली वाई ए जो है वो बाय डेफिनेशन एफ वाई एन है। तो अब देखिए हमने प्रूव कर दिया एफ एक्स एन मल्टीप्लाइड विद वाई एन इज इक्वल टू एफ एक्स एन मल्टीप्लाइड विद एफ वाई एन। तो देयरफॉर एफ इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, देयरफॉर एफ इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के बाद जो हमने स्कीम डिस्कस की थी, नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट, we shall prove that F is epimorphism. So number 3 we shall prove that F is epimorphism। और एपीमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए मैंने आपको पिछले सेशन में ये बात बताई थी कि आप यूँ करते हैं कि आप फंक्शन की कोडोमेन का कोई एलिमेंट चूज़ कर लेते हैं। एफ़ की कोडोमेन जी फैक्टर ए है, तो अब जी फैक्टर ए का कोई एलिमेंट चूज़ कर लीजिए। सपोज हम इस एलिमेंट को एक्स ए कह लेते हैं, जो कि ए का लेफ्ट कोसेट है। सो लेट एक्स ए बिलोंग टू G factor A, then there exists
इसी एलिमेंट x के साथ आप n का लेफ्ट कोसेल ले लीजिए, तो ये बिलोंग करेगा g फैक्टर n को, सच दैट कि इसी आप xn पर जब f को अप्लाई करेंगे f xn, तो इसका रिजल्ट बाय डेफिनेशन XA आएगा इज इक्वल टू XA। तो अब देखिए हमने प्रूव कर दिया कि अगर हम को डोमेन का कोई एलिमेंट XA ले लें तो हमें डोमेन में एक एलिमेंट XN मिल जाता है जिसका F इमेज वही एलिमेंट XA को डोमेन का आता है जो हमने चूज़ किया था, एंड देयरफॉर F इज एपिमॉर्फिज्म। So therefore F is epimorphism. F is epimorphism. So we have established that F is well defined, F is group homomorphism, F is epimorphism. अब आप देखिए कि हमने जो काम कर लिया है वो ये है कि वी हैव प्रूव्ड दैट F जो कि फंक्शन हमने ली थी g फैक्टर n से लेकर g फैक्टर a तक, हमने इसे एपिमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया है, इज एपिमॉर्फिज्म, a group homomorphism which is onto. So this is epimorphism. अब हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम अप्लाई करते हैं। देयरफॉर बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम अगर हमें एपिमॉर्फिज्म दिया जाए तो आप याद रखिए, अगर एपिमॉर्फिज्म दिया जाए तो देन फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम सेज दैट कि आप डोमेन वाले ग्रुप को इस एपिमॉर्फिज्म के कर्नल के साथ अगर फैक्टर करें या कोशन ग्रुप बनाएं तो दिस विल बी आइसोमॉर्फिक विद ग्रुप ऑफ कोडोमेन. So this is what first isomorphism theorem says. So हमने इस थ्योरम को अप्लाई करके ये रिजल्ट हासिल कर लिया. अब फोर्थ स्टेप में हम सब इतना प्रूव करेंगे कि कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू a फैक्टर n. So let's see how we do that. So now we note that कर्नल ऑफ f की डेफिनेशन ले लीजिए. कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू, कर्नल आप जानते हैं डोमेन के वो एलिमेंट्स होते हैं जिन पर f का इफेक्ट जो है वो को डोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट आता है. याद रखिए को डोमेन g फैक्टर a का आइडेंटिटी एलिमेंट a होगा. कोशेंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट वही ग्रुप होता है जिसके साथ आपने कोशेंट किया होता है या फैक्टर ग्रुप बनाया होता है. सो कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू g फैक्टर n के xn g फैक्टर n के वो एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू g फैक्टर n सच दैट कि इन में से किसी भी एलिमेंट पर आप f अप्लाई करें तो f xn का जवाब जो है वो को डोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, a आ जाए. एंड देयरफॉर कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू, ये आ जाएंगे g फैक्टर n के वो एलिमेंट्स xn बिलोंगिंग टू g फैक्टर n xn belonging to g factor n such that fxn की डेफिनेशन आप जानते हैं, fxn is defined as xa such that xa is equal to a.
एंड दिस इज इक्वल टू एक्स एन, जी फैक्टर एन को बिलोंग करने वाले वो एलिमेंट्स जिनका एक्स ए इज इक्वल टू ए के मानी है कि एक्स जो है वो ए को बिलोंग करता है। एंड दिस इज इक्वल, अब नोट कीजिए कि जी फैक्टर एन के वो एलिमेंट्स या वो एन के वो कोसेट्स जिनका एक्स ए को बिलोंग करता है। तो बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू ए फैक्टर एन, यानी कि एन के ए के एलिमेंट्स के साथ कोसेट्स, दिस इज व्हाट इट इज। एन के ए के एलिमेंट्स के साथ लेफ्ट कोसेट्स, दिस इज ए फैक्टर एन। पुट दिस वैल्यू इन 1, पुट इन 1, therefore g factor n factored with kernel of f is a factor n, and this is isomorphic with g factor n. सो ये लाइन थोड़ी सी आप लेंथी बनाएंगे थोड़ा, ताकि बातें थोड़ी सी क्लियर रहें, या आप यहाँ तो यहाँ ब्रैकेट डाल सकते हैं। सो एनीवे दिस इज आवर प्रूफ ऑफ सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। सो वी हैव प्रूव्ड द सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। इसके बाद वी विल प्रूव थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, लेकिन थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम प्रूव करने से पहले हमें कुछ रिजल्ट्स की ज़रूरत पेश आती है, तो हम उन रिजल्ट्स को प्रूव कर लेते हैं। सो दिस वाज आवर सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम और वी नंबर्ड इट एज 7. सो लेट्स कम टू 8. So this is a proposition, this is called product theorem. So let's call it theorem. This is called product theorem. इसकी वजह अभी आप जान जाएंगे. This is called, why we call it product theorem, you will know very soon. So this is called product theorem. So theorem says that similarly let G be a group and A and B be subgroups of G. Let G be a group and A be subgroup of G, B be subgroup of G. Then अब देखिए A और B का जो प्रोडक्ट है इसे हमने डिफाइन किया हुआ है इससे पहले, और आज मैंने डिस्कस भी किया था शुरू में कि अगर किसी ग्रुप G के दो सब ग्रुप्स A और B दे दिए जाएं तो इन दोनों का प्रोडक्ट आप A और B के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तमाम एलिमेंट्स को, तो ये सेट जो है वो A और B का प्रोडक्ट होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि A तो सब ग्रुप है G का, B भी G का सब ग्रुप है, तो क्या ये प्रोडक्ट B G का सब ग्रुप होगा? तो इस सिलसिले में ये थ्योरम है, इन जनरल नोट कीजिए कि अगर A सब ग्रुप है और B सब ग्रुप है तो इन दोनों का प्रोडक्ट सब ग्रुप होना ज़रूरी नहीं है। A और B के प्रोडक्ट के सब ग्रुप होने के लिए कंडीशन है जो हम इस थ्योरम में प्रूव करेंगे। सो लेट्स सी दैट कंडीशन। देन A और B का जो प्रोडक्ट है दिस इज सब ग्रुप ऑफ G, ये G का सब ग्रुप होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, आप ये नोटेशन जानते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ की। सो दिस इज सब ग्रुप ऑफ G इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर A और B का प्रोडक्ट जो है वो B और A के प्रोडक्ट के बराबर हो, तो सिर्फ इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए देन A और B का प्रोडक्ट जो है ग्रुप G का सब ग्रुप होगा। तो यहाँ से बड़ी आसानी से आप ये बात देख सकते हैं कि ग्रुप G हमारा कम्यूटेटिव ग्रुप हो तो फिर A B और B A ऑटोमेटिकली आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि कम्यूटेटिविटी जो है ना वो A B को B A के इक्वल कर देगी। तो अगर G जो है ये कम्यूटेटिव ग्रुप हो या अबेलियन ग्रुप हो तो फिर A और B का प्रोडक्ट यकीनन G का सब ग्रुप होगा। इन जनरल हमें इस बात को प्रूव करना पड़ेगा। सो लेट्स प्रूव दैट।
आप जानते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन हो तो प्रूफ के दो हिस्से होते हैं। पहले आप इसे सपोज कर लेते हैं, ये प्रूव करते हैं, फिर आप इसे सपोज कर लेते हैं, ये प्रूव करते हैं। सो सबसे पहले तो हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज दैट फ़र्ज़ करें कि ए और बी का जो प्रोडक्ट है ये जी का सब ग्रुप है। ये चीज़ हम प्रूव करेंगे, तो वी शैल प्रूव दैट हम प्रूव करेंगे कि ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो बी और ए के प्रोडक्ट के बराबर है। लेकिन नोट कीजिए कि हमने ये सपोज किया हुआ है कि ए बी जो है वो जी का सब ग्रुप है। अब ए और बी के प्रोडक्ट को बी और ए के प्रोडक्ट के बराबर प्रूव करने के लिए आप स्ट्रेटजी जानते हैं कि हमें इसको इसका सबसेट प्रूव करना होगा, इसको इसका सबसेट प्रूव करना होगा, और ऐसा करने से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन इस केस में हमें एक बड़ी ख़ास एहतियात करना पड़ती है। हमें सबसे पहले बी ए को ए बी का सबसेट प्रूव करना पड़ता है। इसकी वजह आप जान जाएंगे। नोट कीजिए कि दिया गया है आपको कि ए बी जो है वो जी का सब ग्रुप है, तो बात हम बी ए से शुरू करेंगे, ए बी से नहीं, बी ए से। सो वी शैल प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो बात हम बी ए से शुरू करेंगे। तो इसके लिए आप हम बी ए का एक एलिमेंट ले लेते हैं एक्स। लेट एक्स बिलोंग्स टू बी ए। लेट एक्स बिलोंग्स टू बी ए। अब अगर एक्स बी ए का एलिमेंट है तो आप जानते हैं बी ए के एलिमेंट्स किस किस्म के होते हैं। बी ए के एलिमेंट जो हैं वो एक एलिमेंट बी का और एक एलिमेंट ए का इस किस्म के होते हैं। तो एक्स अगर बी ए को बिलोंग करता है तो फिर एक्स जो है वो इसके बराबर होगा, वेयर बी जो है वो बी को बिलोंग करता है और ए जो है वो ए को बिलोंग करता है। तो एक्स इज इक्वल टू बी ए, वेयर बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। सो एक्स इज इक्वल टू बी ए। अब आप यूँ कीजिए कि एक्स का इन्वर्स ले लीजिए। देयरफॉर एक्स इन्वर्स इज इक्वल टू बी ए का इन्वर्स। और आप जानते हैं फ्राम योर प्रीवियस क्लासेस, फ्राम योर बीएससी, और मैंने ये बात रिपीट भी की थी कि ग्रुप के दो एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करने के बाद इन्वर्स लें तो ये इन्वर्स बराबर होता है ए इन्वर्स बी इन्वर्स। ये आपने बीएससी में इस बात को प्रूव किया हुआ है, हमने इस बात को इससे पहले भी इस्तेमाल किया है। यू नो दिस थिंग वेरी वेल। सो बी ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी इन्वर्स। अब ये बात नोट कीजिए कि ए इन्वर्स बी इन्वर्स जो है ये बिलोंग करेगा ए बी को। चूँकि ए जो है वो ए को बिलोंग करता है इसलिए ए इन्वर्स ए को बिलोंग करेगा, बी बी को बिलोंग करता है और बी सब ग्रुप है तो बी इन्वर्स बी को बिलोंग करेगा। तो ए इन्वर्स बी इन्वर्स बिलोंग्स टू ए बी। तो हमने प्रूव किया है कि एक्स इन्वर्स बिलोंग्स टू ए बी। अब नोट कीजिए कि ए बी जो है हमने सपोज किया हुआ है, बट ए बी इज़ सब ग्रुप ऑफ जी। इसलिए कोई एलिमेंट अगर ए बी को बिलोंग करेगा तो उस एलिमेंट का इन्वर्स भी ए बी को बिलोंग करेगा। तो चूँकि एक्स इन्वर्स ए बी को बिलोंग करता है और ए बी जी का सब ग्रुप है, इसलिए एक्स इन्वर्स जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का इन्वर्स ये भी ए बी को बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू ए बी। एंड देयरफॉर आप जानते हैं किसी एलिमेंट के इन्वर्स का इन्वर्स जो है वही एलिमेंट होता है। तो देयरफॉर एक्स इन्वर्स का इन्वर्स एक्स हो जाएगा। तो देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो अब देखिए हमने एक्स एलिमेंट बी ए का लिया था वो ए बी में आ गया। तो देयरफॉर बी ए इज सबसेट ऑफ ए बी। तो देयरफॉर बी ए इज सबसेट ऑफ ए बी।
तो हमने बी ए को ए बी का सबसेट प्रूव कर दिया। सो लेट्स कॉल इट नंबर 1। अब हमें प्रूव करना है कि बी ए जो है वो बी ए बी का सबसेट है। उसके लिए फिर आप हमें ए बी का एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो नाउ लेट, हमने प्रूव किया बी ए बी का सबसेट है। अब हम प्रूव करेंगे ए बी भी बी ए का सबसेट है। तो नाउ लेट, हम एक एलिमेंट ए बी का ले लेते हैं। तो लेट वाई क्या लेते हैं हम इस एलिमेंट को जो ए बी को बिलोंग करता है। देन नोट कीजिए कि वाई जो है वो किस किस्म का एलिमेंट होगा। देन वाई इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड विद बी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। बाय डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। देन अब यहाँ जो स्टेप हम करेंगे इसे अपने बड़ी एहतियात से नोट करना है। y को हमने ए बी कहा है, तो y को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू ए बी को अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स का प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट का इनवर्स। इस पर जब आप ये इनवर्स अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए इनवर्स का इनवर्स इंटू बी इनवर्स का इनवर्स, जो कि ए बी ही होगा। तो y इज इक्वल टू बी इनवर्स ए